Hey guys, what's up? Again, welcome you all here in this session of legal histories lessons. And in this video, we learn about the settlement of Calcutta. In the previous video, we learned about the settlement of Madras, and in this here we learn about the Calcutta. The time period which took place for settlement of Calcutta was from 1690 to 1727. Please guys remember the time period of each and every settlement. This was from 1690 to 1727. In the beginning, some of the Englishmen of the company reached at Sutanati on the bank of Hooghly River in 1690. Calcutta में, as you know, कोलकाता में हुगली रिवर है. सो कैलकाटा में हुगली रिवर के पास एक छोटा सा एरिया है दैट उसका नाम था सूता नदी. प्लीज़ रिमेंबर सूता नदी. तो वहाँ पर कुछ इंग्लिशमैन जो कंपनी के थे वो वहाँ पहुँचे एंड वहाँ पर उन्होंने अपना एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था फोर्ट विलियम. प्लीज़ रिमेंबर दैट मद्रास में जो इस्टेब्लिश की गई थी फैक्ट्री दैट वाज नोन एज फोर्ट सेंट जॉर्ज, और जो इसमें इस्टेब्लिश है दिस इज़ फोर्ट विलियम. तो जो इंग्लिशमैन थे कंपनी के उन्होंने सूता नदी पर एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की दैट वाज नोन एज फोर्ट विलियम. In 1699, after 9 years, finally Calcutta became a presidency and a president and council were appointed to administer this settlement. एक president और उसका council को appoint किया गया जो कि इसके settlement में, इसके presidency बनने में पूरा administration देखे उसको settlement में एक presidency और council को appoint किया गया. This was a background of the settlement. Now let's move with administration of justice in Calcutta. Guys, क्या हुआ था that उस टाइम पर जो हमारे कंपनी के जो इंग्लिशमैन थे, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने हमारे उस टाइम पर जब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्टेब्लिशमेंट पढ़ा था उसमें दिखा था दैट ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे कंट्री में तब अपना स्टेब्लिशमेंट किया था जिस टाइम मुग़ल पीरियड चल रहा था. देयर वाज अ रूल ऑफ मुगल्स. तो इन लोगों ने कंपनी ने जब यहाँ पर अपना साम्राज्य देखा तो उन्होंने मुगल्स के जो ज़मींदारी राइट्स थे, ज़मींदारी राइट्स मीन्स तो कलेक्ट द लैंड रेवेन्यूज़, कस्टम्स एक्सेट्रा, तो उनके वो राइट्स को उनसे छीन लिया. ठीक है. अब जैसे ही कंपनी के पास वो राइट्स आ गए तो वो लोग अब ये रोल जो फंक्शन था टू कलेक्ट द रेवेन्यू और द वर्किंग ऑफ ज़मींदारी दैट transferred to the company. In the earlier time, zamindar was empowered to the collect land revenue. Zamindars के पास ही right होता था that he has to collect the land revenue. Though in the beginning, the civil and criminal cases were settled by the separate case courts. शुरुआत में पहले क्या होता था जब कंपनी ने अपना establishment नहीं किया था उस वक्त सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों जो थे अलग अलग कोर्ट्स इसको हैंडल करती थी. बट अब जब कंपनी का रोल आ गया है इसके अंदर तब दोनों कोर्ट्स अलग कर दिए गए. जो एक कोर्ट जो संभालती थी उसको सीज कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया. ठीक है. नाउ ईच ज़मींदार वाज गिवन अ कोर्ट. हर ज़मींदार को एक अपनी अलग कोर्ट प्रोवाइड की गई थी और उस कोर्ट को बोलते थे कचहरी कोर्ट. रिमेंबर. और इस कोर्ट में सारे सिविल केसेस हैंडल किए जाते थे. ठीक है. नाउ अपील्स फ्रॉम कचहरी से जितनी भी अपील्स होती थी वो मुर्शिदाबाद जो है बंगाल में वहाँ जाती थी नवाब के कोर्ट में. याद रखना, एट नवाब्स कोर्ट एट मुर्शिदाबाद. ठीक है. नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड एन इंग्लिश मैन एज अ कलेक्टर टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू. एज मुगल से उनका ज़मींदार से उनका राइट छीन लिया गया था फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अपना इंग्लिश मैन एक एम्प्लॉय को वहाँ से अपॉइंट किया इंग्लैंड से एज अ कलेक्टर. ठीक है. उसका डेजिग्नेशन था एज अ कलेक्टर एंड ही हैड टू लुक आफ्टर द सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू केसेस. उसको सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू केसेस को लुक आफ्टर करना था. अब एज जमींदार्स को एक कोर्ट प्रोवाइड की गई थी, इट वाज नोन एज कचहरी कोर्ट. इन द सेम मैनर इंग्लिश कलेक्टर ऑल्सो got a court that was known as फौजदारी court. Remember, that was known as फौजदारी court. अब as we discussed that कचहरी कोर्ट की जितनी भी अपील्स होती थी that led down to the नवाब्स कोर्ट एट मुर्शिदाबाद. इन द सेम मैनर कलेक्टर्स कोर्ट की जो भी अपील्स होती थी या फौजदारी कोर्ट की जो अपील होती थी वो जाती थी सीधा गवर्नर एंड काउंसिल. ओके. नाउ देयर वर टू डिस्टिंक्ट फीचर्स of this administration of justice in Calcutta. First was
English collector could take the death decisions but did not confirm it with the Nawab, but he used to take the approval of the governor and council. इंग्लिश कलेक्टर को कोई भी अगर उसके डेथ डिसीजन आता है रिगार्डिंग क्रिमिनल केस, तो उसको नवाब से उसकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, बस उसको एक अप्रूवल चाहिए होता था बाय गवर्नर एंड काउंसिल. ठीक है. एंड द सेकेंड वॉज अपील्स ऑफ कलेक्टर्स कोर्ट लेड डाउन टू द गवर्नर काउंसिल नॉट एट द नवाब्स कोर्ट. जैसे कचहरी का जो अपील होता था वो नवाब के पास जाता था, लेकिन कलेक्टर्स कोर्ट की अपील वहाँ नहीं जाती थी, उसकी जो अपील थी वो गवर्नर एंड काउंसिल के पास जाती थी. दे वर द टू डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन सेटलमेंट एट कैलकाटा. सो दिस वॉज ऑल. ये बहुत छोटा सा पोर्शन था. आई थिंक यू ऑल हैव लर्न. आप लोगों को समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. योर सजेशंस, योर व्यूज आर होल हार्टेडली वेलकम हियर. एंड see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.